Hello everyone. Today we are going to do on the grasshopper and cricket. First we'll do the reading and then we will do the explanation. The poetry of earth is never dead. When all the birds are faint with the hot sun and hide in cooling trees, a voice will run from hedge to hedge about the new mown mead. That is the grasshoppers. He takes the lead in summer luxury he has never done with his delights. For when tired out with fun, he rests at ease beneath some pleasant weed. The poetry of earth is ceasing never. On a lone winter evening, when the frost has wrought a silence, from the stone there shrills the cricket's song in warmth increasing ever, and seems to be one in drowsiness half lost. The grasshoppers among some grassy hills, written by John Keats. So, this poem has been written by John Keats. John Keats was a very celebrated poet and he used to write a lot on nature. तो इस पोएम में भी जॉन कीट्स ने क्या बताया है कि जो वॉइस ऑफ अर्थ है, द पोइट्री ऑफ अर्थ, द सॉन्ग ऑफ अर्थ, ये कभी भी नहीं मरता. समर सीजन में बर्ड्स चहचहाती हैं, चर्पिंग करती हैं, बट जब समर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उनके बदले कौन करता है ये काम? ग्रास हॉपर. और जब विंटर सीजन आता है और विंटर सीजन में बहुत कोल्ड होता है, चारों तरफ एक ब्लीकनेस होती है, एकदम साइलेंस होता है, तो उस समय ये अर्थ का सॉन्ग और ये जो नेचर का सॉन्ग है कौन कैरी ऑन करता है? ये कैरी ऑन करता है एक क्रिकेट. क्रिकेट एक तो छोटा सा इंसेक्ट होता है, वो कैरी ऑन करता है. तो चलिए अब हम लोग इस पोएम की एक्सप्लेनेशन देखते हैं. The poetry of earth is never dead when all the birds are faint with the hot sun. तो जब समर सीजन में बहुत गर्मी होती है और सारे बर्ड्स अधमरे की तरह हो जाते हैं या बेहोश की तरह हो जाते हैं और उनमें एकदम एनर्जी नहीं रहती है, तब भी द पोइट्री ऑफ अर्थ, मतलब कि ये जो पोइट्री ऑफ अर्थ है, द वॉइस ऑफ नेचर है, ये कभी भी मरता नहीं है, डेड नहीं होता है. और इसको ये कैरी ऑन होता है. और इसको कैरी ऑन कौन करता है? इसको कैरी ऑन करता है ग्रास हॉपर. ओके. एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज अ वॉइस विल रन. और जो ये जो सारी बर्ड्स हैं कूलिंग ट्रीज के उधर जाके एकदम अ, अ, मतलब विदाउट एनर्जी होते हैं, छुप जाते हैं, तब क्या होता है? ए वॉइस विल रन. फिर भी एक तो वॉइस आपको सुनाई दे रही होती है. फ्रॉम hedge to hedge. hedge होते स्मॉल bushes of small herbs and shrubs. तो from hedge to hedge and the new mound made. न्यू माउंड मेड मतलब माउंड मतलब जब नया नया ग्रास काटा जाता है, तो एक hedge to hedge और न्यू माउंड मेड मतलब न्यूली कट ग्रासलैंड के ऊपर ग्रास हॉपर का साउंड आप सुन सकते हैं. ग्रास हॉपर का जो साउंड होता है, जब वो बहुत जोर जोर उठता है, तब वो एक वॉइस आती है, एक साउंड सुनाई देता है, उसे ही ग्रास हॉपर का साउंड बोला गया है यहाँ पे. ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी. और वो किस चीज़ का लीड लेता है? ही बिकम्स अ लीडर इन स्प्रेडिंग द वॉइस ऑफ अर्थ, इन कैरिंग ऑन विद द वॉइस ऑफ अर्थ, द वॉइस ऑफ द नेचर. ही हैज़ नेवर इन समर लग्जरी ही हैज़ नेवर डन विद हिज डिलाइट्स. और ऐसा लगता है ही हैज़ नेवर डन मतलब वो कभी भी थकता नहीं है अपने फन लविंग नेचर और फन करने में. फॉर वेन ही टायर्ड आउट विथ फन. और जब अपने ही फन करते करते वो थक जाता है, तो वो कहाँ जा के रेस्ट करता है? ही रेस्ट एट ईज. आराम से रेस्ट करता है किसी बीनीथ मतलब नीचे, बीनीथ सम प्लीजेंट वीड. वीड होते हैं अनवांटेड स्मॉल स्मॉल वेरी स्मॉल स्मॉल प्लांट्स. छोटे प्लांट्स होते हैं, ग्रास नहीं होते हैं, वो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो अनवांटेड होते हैं. तो उन वीड्स के नीचे ही वो जाकर रेस्ट करता है जब वो बहुत ज़्यादा थक जाता है. यहाँ पे ग्रास हॉपर को एक बहुत ज़्यादा फन लविंग क्रिएचर दिखाया गया है. वो बहुत एक जॉयस मूड वाला इंसेक्ट है और यहाँ पे ये दिखाया गया है. तो इसीलिए जब हॉट समर में भी जब सारी बर्ड्स और अदर एनिमल्स एकदम टायर्ड हो जाते हैं, आउट ऑफ एनर्जी हो जाते हैं, तब ये अर्थ का जो वॉइस ऑफ नेचर है वो कौन
कैरी फॉरवर्ड करता है? वो कैरी फॉरवर्ड करता है ये ग्रास हॉपर. सो इन द समर सीजन द ग्रास हॉपर कैरीज फॉरवर्ड विद द वॉइस ऑफ द नेचर. नाउ द सेकेंड स्टैंजा. The poetry of earth is ceasing never. Ceasing मतलब रुकना. जो पोइट्री ऑफ द अर्थ है, जो वॉइस ऑफ नेचर है, द सॉन्ग ऑफ नेचर है, वो कभी भी रुकने वाला नहीं है. On a lone winter evening when the frost has wrought a silence. Lone मतलब lonely. जब बहुत ठंड होती है, बर्फ़ होते हैं, तो वहाँ पे सब कुछ बहुत ज़्यादा साइलेंट हो जाता है. और वहाँ पे जब फ्रॉस्ट आ जाता है, बर्फ़ आ जाती है, और वो बर्फ़ एक अजीब सा साइलेंस लेकर आ जाता है, तो हमें फिर किसका वॉइस सुनाई देता है? हमें क्रिकेट का वॉइस सुनाई देता है. फ्रॉम द स्टोन देयर श्रिल्स. मतलब एक ठो ये जो क्रिकेट है, बाहर बहुत ठंड होने के चलते वो अपना गाना नहीं गाना बंद कर देता, बल्कि वो किसी के घर में घुस के, वहाँ पे एक स्टोव पड़ा रहता है, वहाँ पे वो अपना सॉन्ग गाना शुरू कर देता है. द इन यस. So from the stone there shrills the cricket song. तो हमें एक तो स्टोव के पीछे से एक क्रिकेट का सॉन्ग मतलब साउंड सुनाई पड़ता है. इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर. और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, उस स्टोव के चलते वो वार्मथ वहाँ का इंक्रीज होने लगता है. एंड सीम्स सॉरी and and seems to one in drowsiness half lost. और एक इंसान जो कि बहुत ज़्यादा ड्राउजी हो रहा है, स्लीपी हो रहा है, और वो खोया हुआ है अपने ड्राउजीनेस में, उसे अभी भी समर सीज़न का याद आता है, और वो सोचता है कि शायद ये नॉइस और ये साउंड तो कोई ग्रास हॉपर ही बना कर रहा है, जबकि ये साउंड और नॉइस तो कौन कर रहा होता है? क्रिकेट कर रहा होता है. तो ये साउंड उस ड्राउजी इंसान के हिसाब से, दिस साउंड इज बीइंग मेड बाय द ग्रास हॉपर अमंग सम ग्रासी हिल्स. तो ये जो राइटर हैं जॉन केट्स, ये बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेटेड राइटर हैं, और इनकी सैडफुल डेथ हो गई थी जब ये सिर्फ 25 ईयर्स के थे, और ये नेचर के ऊपर बहुत सारे पोएम्स लिखते थे. तो this poem is on also about, this is actually a sonnet. Sonnet is always a 14-line poem, 8 lines in the first stanza and 6 lines in the second stanza. So this sonnet is about how the grasshopper and the cricket carry on with the endless song of the earth. यहाँ पे इन दो छोटे क्रिएचर्स की भी इम्पोर्टेंस दिखाई गई है, कि इतने छोटे छोटे क्रिएचर्स हैं, फिर भी वो कितनी बड़ी ड्यूटी निभा रहे हैं. वो कौन सी ड्यूटी निभा रहे हैं? कि वो सॉन्ग ऑफ द अर्थ को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं. तो चलिए आइए अब हम थोड़े से इसके नोट्स देख लेते हैं. So the sonnet is about how the grasshopper and the cricket carry on with the endless song of the earth. On the Grasshopper and the Cricket is by John Keats, and it is a fine piece of sonnet which has been written in December 1816. And this poem has been inspired by the beauty of the nature. And one more thing guys, कि इस beauty of the nature is not only enjoyed during the favorable seasons of spring, but also during the scorching heat of the summer and the very bitter and bleak winters. So Keats has introduced over here Keats has introduced two creatures over here, the grasshopper and the cricket, and as the title suggests that this song of the nature is never going to end, and it is carried on even in the scorching heat of the summer and the bleak bitter cold of the winters. And the sonnet opens with the poet asserting that the poetry of the earth, the voice of the nature, is always alive, even when all the singing birds are tired in the hot summer, and they are taking rest under the shelter of the shady branches of the trees. These the nature song can still be heard.
A voice which runs from hedge to hedge and around the freshly cut grassland. This is the voice of the grasshopper. Okay, is the grasshoppers. Now the grasshopper has the luxury of taking over the duty of carrying on with the everlasting song of the earth in summer. तो grasshopper कितनी बड़ी ड्यूटी निभा रहा है कि वॉइस ऑफ द अर्थ और सॉन्ग ऑफ द अर्थ को वो कैरी ऑन कर रहा है समर के सीजन में भी. द grasshopper is fun loving and cheerful in summer. He takes rests under the pleasant weeds only when he's tired out with having lots of fun himself. Now, from lines 9 to 11, the poet repeats the main theme of the sonnet. What is the main theme of the sonnet? That the voice of the nature will never cease. As you have seen in the first line, कि the voice of the nature कभी भी बंद नहीं होगा, खत्म नहीं होगा. In an isolated winter evening, when the frost has put everyone and everything to silent mode, one can hear the song of cricket coming from the coming from the chilly atmosphere. The chilly atmosphere forces the cricket to seek warmth indoors. जो chilly atmosphere है वो cricket को force कर रहा है कि अंदर चले जाओ. वो अंदर आकर भी लेकिन अपना वो music नहीं stop करता. Rather his music gets louder with time, in warmth increasing ever. एंड टू अ मैन हु इज़ फीलिंग हाफ स्लीपी, एक इंसान जो विंटर के चलते बहुत ज़्यादा ड्राउजी फील कर रहा है, हाफ स्लीपी फील कर रहा है, उसको क्रिकेट का सॉन्ग कैसा लग रहा है? टू हिम द क्रिकेट सॉन्ग्स अपीयर्स लाइक डैट ऑफ द ग्रास हॉपर्स. यहाँ पे इसका मतलब ये भी है कि वो इंसान को इस इतने ठंड में समर का जो वार्मथ है वो याद आ रहा है. सो now, the grass in this poem, John Keats has shown as a miniature creations of nature, which are grasshopper and the cricket have carried on with the voice of the nature, and the voice of the nature should never cease to exist. So, this poem has been beautifully written by John Keats, and so we come to the end of this poem. And everyone, if you have liked this poem, please subscribe to my YouTube channel, and also like and share this video. Thank you very much, everyone.